वेलकम बैक। तो प्रीवियस वीडियोस में पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक ड्यू टू डायरेक्ट रिसीट इनटू बैंक। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, ये रिसीट्स हम पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में पढ़ेंगे डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय बैंक। तो अगर आपको पहले के समझ में आ गए वीडियोस और एडजस्टमेंट, तो ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है। What can be the reason for such differences? ऐसे पेमेंट्स जो बैंक अकाउंट में से हो गए लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है क्योंकि आपको बाद में पता चलता है। इसके कुछ एग्जांपल्स, बैंक चार्जेस। कई बार बैंक अपनी सर्विसेज के लिए, कई तरह की सर्विसेज के लिए चार्जेस लगाता है, आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेता है, लेकिन आपको बाद में ही पता चलता है बैंक स्टेटमेंट या पासबुक देख करके। तो फिर आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में करते हैं। दूसरा, इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ओवरड्राफ्ट। अगर आपके पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, बैंक अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है, तो एक तरह से आपने बैंक से पैसे उधार ले रखे हैं और बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, यानी आपके अकाउंट से पैसे निकालता है या ओवरड्राफ्ट को बढ़ा देता है। डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक। कई बार आप बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब आपने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि जब भी इस कंपनी से मेरे मोबाइल का बिल आए या मेरे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आए तो आप पेमेंट कर देना। तो वो आपके पास आता है, आप पेमेंट नहीं करते हैं, डायरेक्टली बैंक आपके बिहाफ पे कर देता है। डिसऑनर ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड विद बैंक। मैंने बताया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि पहले ट्रांजैक्शन बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको समझाना पड़ेगा, तो वो इस वीडियो में कवर नहीं है, लेकिन एंट्री उसकी भी ऐसे ही होगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या एडजस्टमेंट होता है। इन केस ऑफ फेवरेबल बैलेंस, अगर आपके बैंक अकाउंट में फेवरेबल बैलेंस है, लेट्स से कैश बुक में 20,000, पासबुक में भी 20,000, इसके बाद बैंक ने 15,000 का कोई पेमेंट कर दिया जो आपको अभी तक पता नहीं है, तो बैंक बैलेंस तो कम हो गया बाय 15,000, कैश बुक अभी भी 20,000 ही है और बैंक बैलेंस हो गया 5,000। इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? अगर कैश बुक से शुरू करके पासबुक की तरफ जाना है तो कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है और पासबुक में फेवरेबल पॉजिटिव बैलेंस कम हो गया है बाय 15,000, तो इसको मैच करने के लिए आपको कैश बुक के बैलेंस में से भी 15,000 कम करना पड़ेगा। और इसका रिकंसिलिएशन कैसे बनेगा? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट यानी पॉजिटिव 20,000, ये वाला नंबर, लेस पेमेंट्स मेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 15,000। अब अगर ये डिसऑनर है तो आप डिसऑनर लिख दीजिए, जो भी नरेशन है, जो भी रीजन है, वही रीजन नरेशन में लिख दीजिए। तो आपको मिल जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस यानी पॉजिटिव बैलेंस 5,000, दैट इज दिस बैलेंस। हम यहां से शुरू करके इसकी तरफ जा रहे हैं, इसीलिए हमें लेस करना है। ठीक है, ये सेम चीज अगर पासबुक से शुरू करेंगे तो क्या होगा? If we are starting with the passbook balance and moving towards cash book, पासबुक में हमने अपने पॉजिटिव बैलेंस को कम कर रखा है बाय 15,000, लेकिन कैश बुक में एंट्री अभी आई नहीं है, तो रिकंसाइल करने के लिए ऐड करना पड़ेगा 15,000। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनेगा? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस 5,000, ये वाला, एड पेमेंट्स मेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 15,000, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस 20,000, ये वाला। तो हम यहां से यहां जा रहे हैं, इसीलिए हमने ऐड किया है या बढ़ाया है। वेरी सिंपल। लेट्स लुक एट द सेम ट्रांजैक्शन, दिस टाइम इन केस ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस, मतलब ओवरड्राफ्ट। सपोज कैश बुक और पासबुक दोनों के हिसाब से ओवरड्राफ्ट 5,000 था। अब बैंक ने एक पेमेंट कर दी और आपको अभी इस चीज का पता नहीं है, तो आपने कैश बुक में तो कोई एंट्री नहीं करी, यहां पर अभी भी 5,000 ही है, लेकिन पासबुक में बैंक ने पेमेंट करी है, पैसे जाने चाहिए आपके अकाउंट से, यानी ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा। पॉजिटिव बैलेंस कम हो रहा था पर ओवरड्राफ्ट है, लायबिलिटी है, तो वो बढ़ जाएगी। ऑलरेडी आप बैंक को पैसे ओ कर रहे थे, अब बैंक ने और एक पेमेंट कर दिया आपके बिहाफ पे, तो अब आप बैंक को और ज्यादा पैसे ओ करते हैं, आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। तो इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम कैश बुक गोइंग टूवर्ड्स पासबुक, कैश बुक में इस चीज की कोई एंट्री नहीं है, पासबुक में बैलेंस बढ़ गया है, हाउ मच? 10,000 का पेमेंट किया है, ओवरड्राफ्ट बढ़ गया है,
ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा, ये टाइपिंग एरर है, जहां जहां पर भी है देख लीजिएगा। ये क्रेडिट होगा, ये डेबिट होगा। तो ओवरड्राफ्ट बढ़ गया है। अगर आप कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहे हैं तो आपको रिकंसाइल करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। इसका स्टेटमेंट कैसा दिखेगा? बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट 5000, एड पेमेंट्स मेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 10,000, बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट 15,000। तो आप यहां से शुरू करके यहां जा रहे हैं। ये सेम सिचुएशन अगर आप पासबुक से शुरू करते तो कैसा होता? Again, this will be credit, this will be debit, this will be negative balance. Sorry for the mistake. पासबुक से शुरू करके कैश बुक की तरफ जाना है। पासबुक में हमने ओवरड्राफ्ट को बढ़ा लिया है, ऐड कर लिया है। कैश बुक में ये एंट्री आई नहीं है, तो रिकंसाइल करने के लिए क्या करेंगे? माइनस। स्टेटमेंट कैसा दिखेगा? बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस 15,000, ये वाला, लेस पेमेंट्स मेड डायरेक्टली बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 10,000, बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट यानी ओवरड्राफ्ट 5,000। तो हम इस तरफ जा रहे हैं, इसीलिए कम करना पड़ रहा है। वेरी सिंपल। तो एक छोटी सी समरी फॉर ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट्स डायरेक्टली मेड बाय बैंक नॉट एडजस्टेड इन द कैश बुक, उनका क्या ट्रीटमेंट होगा? ये रिकंसाइलिंग आइटम है receipts in the bank not entered in cash book, और ये है payments made directly by the bank not entered in cash book। अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है या पासबुक है, बैलेंस फेवरेबल है अनफेवरेबल है, तो आपको ये एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। जस्ट एक छोटी सी समरी है, एक टेबल है आपके रेफरेंस और कन्वीनियंस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस।